अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड कुलीग्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। इट्स मी योर ब्रदर वलीद खान, लेक्चर इन फिजिक्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एज आई हैव प्रॉमिस्ड, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह हम फिजिक्स एसएस फिजिक्स के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ लेक्चर्स की पेपर को भी डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह रिसेंटली जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी ग्रुप में तो मेरे बहुत ज़्यादा सीनियर भी मौजूद है, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, मेरे कुलीग्स हैं और मेरे कुछ टीचर्स भी हैं। तो ऑल ऑफ़ यू डूइंग वेल। और इसका असल में मकसद ये है कि इसमें हम इंशाल्लाह म्यूचुअल डिस्कशन करेंगे। मैं तो इंशाल्लाह अपनी जो इल्म के मुताबिक मैं डिस्कशन करूँगा, लेकिन जो गलतियाँ वगैरह होती है इसको आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर कोई हो तो आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। इसमें कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। और साथ साथ इंशाल्लाह मैं जो इंटरव्यूज़ के टॉपर्स हैं उनको भी हम इधर लाएंगे। वो भी आपके साथ अपना इंटरव्यू भी शेयर करेगा और साथ साथ पेपर डिस्कशन भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसी टेस्ट के बाद हमारे पास दो एसएस के टेस्ट है, एक लेक्चरर का और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह हम फिर आगाज़ करेंगे, प्रॉपर सिलेबस से आगाज़ करेंगे। जो हमारा पीएमएस का केपीपीसी का जो सिलेबस है, इसमें तकरीबन 20 लेक्चर चैप्टर्स है इंटरमीडिएट लेवल का। और साथ साथ एक लेक्चर जो है एक चैप्टर पर इंशाल्लाह ये मुश्तमिल होगा। तो आगाज़ करते हैं। ये मेरे पास जो पेपर है, असल में 2018 का पेपर है जो मैंने खुद भी दिया था। आई हैव बीन क्वालिफाइड फॉर दिस फॉर द इंटरव्यू, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द interviewers. I got 257 marks in this test, having 400 marks. So this test contains 100 MCQs, each MCQs having 4 marks. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर ये होगा कि मैं इसको इधर बोलूँगा और इसकी जो डिस्कशन में इधर मैथमेटिकल फार्मूले को लिखूंगा। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन ट्रांसवर्स वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ इज इक्वल टू। हमारे पास आपको पता है कि ट्रांसफर वेव जो है, ये हमारे पास एक ट्रांसफर वेव है। दिस इज अ ट्रांसफर वेव, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रफ। सो अगर आप देख लीजिए, हम हमारे पास हम मास्टर में एक स्टूडेंट ने एक वेवलेंथ को डिफाइन किया था और उसने बेहतरीन, मुझे बहुत पसंद आया है। और वेवलेंथ का डिफिनेशन को इस तरह है, उसने जो डिफाइन किया है कि इट इज एक्चुअली वेवलेंथ इज डिफाइंड, इट इज द डिस्टेंस ऑफ, it is a the distance of between two points having the same phase। ये बहुत अथेंटिक डेफिनेशन है। अगर आप इनको देखिए तो ये मेरे ख्याल में सबसे जबरदस्त डेफिनेशन है। दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान फासला जिनका फेज सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया, तो इनका इसी वेव के ऊपर हम एक दूसरा पॉइंट हम देखेंगे जो इनकी फेज के बराबर फेज हो। अगर आप इनको देखिए तो इनका फेज इसके बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास लोअर वाइब्रेशन है। अगर आप यहां पर देखिए तो इन 1 और 2 के दरमियान जो इन दोनों पॉइंट्स के फेज को अगर आप देख लीजिए, दोनों के फेज भी सेम है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, दिस इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। इसको हम वन वेवलेंथ बोलेंगे। समझ आ गई? अच्छा, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक जो आपके पास डिस्टेंस है, ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो गया। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैम्डा बाय 2। समझ आ गई? कहने का मतलब ये है कि दो क्रेस्ट के दरमियान, क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट के दरमियान जो फासला है, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। सिमिलरली दो ट्रफ के दरमियान जो फासला है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लैम्डा। लेकिन क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, इज कॉल्ड लैम्डा बाय 2। एंड सिमिलरली ट्रफ और क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लैम्डा बाय 2। समझ आ गई? सो दिस इज वेरी मच सिंपल। अच्छा, फिर चैप्टर में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, विच इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इक्वेशन, तीन इक्वेशन लेके गए हैं। ई इक्वल टू mc स्क्वायर, ये तो डायमेंशनली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी है v इक्वल टू vi प्लस at, दिस इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो लिखा गया है, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी है
ऑप्शन सी हमारे पास है कि इट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन सी ये है, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो इधर देख लीजिए, ये हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये टर्म तो इसमें जीरो लिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये नोट कीजिए कि जब भी आपके पास दो क्वांटिटीज ऐड हो गए हो या सब्ट्रैक्ट हो गए हो, इधर आप देख लीजिए दोनों को ऐड की गई है, इसका मतलब इनका डायमेंशन इसकी बराबर है। अगर ये कैंसिल हो गया तो कोई बात फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है, हाफ ए टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर। हाफ भी इसको हटा दिया गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑल कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस, सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। एंड अगर आप इधर देख लीजिए, इस इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर, हमारे पास जो सही इक्वेशन है इस इज इक्वल टू वी टी है, ये ठीक है, लेकिन ये हमारे पास डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लिहाजा ये आपके पास ऑप्शन हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, विच इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? मैं 2018 में इस्लामिया कॉलेज में इंटरव्यू दे रहा था, तो एक प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि इफ इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, और इफ इज इक्वल टू एम ए ये गलत इक्वेशन है। अब कैसे मुझे साबित करोगे कि ये हमारे पास गलत है और ये ठीक है? तो मैंने बताया कि ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। सो याद रखिए, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन। सही? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज ओनली यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ कौन कौन से है? ऑप्शन नंबर ए है एंगस्ट्रॉम है, किलोग्राम है, और 7 ग्राम है। किलोग्राम इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। ऑप्शन नंबर बी है मीटर, मीटर क्यूब, सो दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। ऑप्शन नंबर सी है एंगस्ट्रॉम है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ऑप्शन सी जो आप देख लीजिए, इसमें है एंगस्ट्रॉम जी, किलोमीटर और 7 मीटर। तो ये हमारे पास ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसके साथ हमारे पास लेंथ की और भी बहुत सारी यूनिट्स है। फर्मी, आपने शायद नाम सुना होगा, फर्मी 10 की पावर -15 मीटर। दिस इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोन। माइक्रोन इज actually 10 की पावर -6 मीटर। These are also the units. Similarly, astronomical units. So, angstrom, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फर्मी, माइक्रोन, angstrom, और ये सारे क्या है? They are the units of length. सही? अच्छा, और ऑप्शन नंबर डी है ग्राम है, तो आपको पता है कि ग्राम इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। आप सुन लीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है it is the direction of a vector is specified by 1 angle, 2 angle, 3 angles, no angle. So what do you think? अच्छा, पहली बात तो ये है, we should to read the statement at least twice. स्टेटमेंट है कि किसी भी वेक्टर को हम स्पेस में कितने एंगल से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशन, so it needs 3 angles, alpha, beta, gamma. The alpha will be the first with the x-axis, beta will be with the y-axis, and gamma will be with the z-axis. So a vector in space is specified by 3 angles, which is very much clear, right? Question number next है, dear colleagues, question number 4 है कि what is the angle that the given vector makes with the x-axis। एक वेक्टर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि what is the angle made by this vector, and vector is actually 2i plus under root of 12j, 2i plus under root of 12j। What is the angle made by this vector with the x-axis? ये मेरे पास एक वेक्टर है, this is a vector, this is x and this is y. This is a 2-dimensional vector because I and j component are given. You may have, a vector may have other than 2 component like z-axis, right? So angle find करना है, और angle ये angle find करना है। So what is the angle made by this vector, a vector with the x-axis? इसको find करने के लिए जो हमारे पास सबसे जबरदस्त तरीका है, इसको हम कोसाइन एंगल से फाइंड कर सकते हैं। कोसाइन ऑफ द एंगल, और कैसे? कॉज ऑफ अल्फा। याद रखिए, दिस इज द जनरल फार्मूला, दिस इज द जनरल फार्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एंगल ऑफ विद द एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस। फार्मूला क्या है? वेक्टर ए कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर डिवाइड, सॉरी, एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर को जब आप x कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर पर डिवाइड करेंगे, दिस गिव्स अस द एंगल विद द x एक्सिस। एंड सिमिलरली द जनरल फार्मूला में बीटा,
बीटा का मतलब ये है अगर आप इसी वेक्टर के y कंपोनेंट को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे, सो दिस इज एक्चुअली द एंगल मेड बाय द वेक्टर with the y-axis. And similarly, cos of gamma, it is actually a z component divided by the magnitude of the vector. अगर आप इनको फाइंड करें, dear colleagues, cos of alpha means it is the angle made by the vector a with the x-axis. Cos of beta means this is the angle made by the vector with the y-axis, and cos gamma means the angle made by the vector with the z-axis. हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, सो ये फाइंड करना है। ए एक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, डियर कोलीग्स, आई एम सॉरी फॉर दैट, हमारे पास है ए एक्स क्या है 2 और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला है हमारे पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर एंड ए जी का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। अभी हमारे पास इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 0 कंपोनेंट का स्क्वायर, z हमारे पास 0 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 16 इज द मैग्नीट्यूड, या यू मे राइट ए 4 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। समझ आ गई बात? अच्छा, तो आपके पास आएगा ए 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है 4, तो मेरे पास आएगा इधर, इसको मैं इधर लिखूंगा, इधर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, cos ऑफ एल्फा ए एक्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो आपके पास आएगा 2/4 मतलब हाफ आएगा। ए एल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ हाफ। यू मस्ट रिमेंबर द एंगल्स साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। cos ऑफ हाफ बराबर है 60 के, सो इट इज एक्चुअली 60 degree. The angle makes 60 degree with the x-axis. Similarly, if you find, अगर क्वेश्चन इसी तरह गया कि what is the angle made by this vector with the y-axis, तो y-axis को फाइंड करने के लिए हमारे पास है ay divided by a। ay क्या है शाबाश, ay हमारे पास है अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 4। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ay है अंडर रूट ऑफ 12 divided by magnitude of vector. So this is the angle made by this vector with the y-axis। सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर में बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह इसको हम वेक्टर के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b कैन बी डिटरमिन्ड बाय। अच्छा, जिस तरह मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ एग्जैक्टली इसी तरह स्टेटमेंट है। सही। द एंगल between two vectors a and b can be determined by, आपके पास है 2 वेक्टर्स है, a वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, इनके दरमियान एंगल को फाइंड करना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर, फाइंड करना है। इस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास बाय देयर डॉट प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी है बाय देयर क्रॉस प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है हेड टू टेल रूल, ऑप्शन नंबर डी है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये दो ऑप्शन जो लास्ट है सी और डी, ये तो गलत हो गए। अभी ये सवाल ये है कि डॉट प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं या क्रॉस से, तो कीप इट इन माइंड हम दोनों से फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन असल में कंसेप्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट इक्वेशन। हम क्रॉस से भी फाइंड कर सकते हैं, डॉट से भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल, लेकिन क्रॉस का तरीका जो है ये लेंथी प्रोसेस है, इसमें हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और डॉट का तरीका जो है दिस इज द शॉर्टकट तरीका। सो हम यूजुअली डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ए बी दोनों है, लेकिन हम इधर ए लिखेंगे क्योंकि उन्होंने ए और बी मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पर मेंशन किया जाना, यहाँ किया चाहिए था कि सी की में ए और बी लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। सो याद रखिए इसमें हम डॉट प्रोडक्ट भी कीप इट इन माइंड, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी। This is actually the angle between these two vectors. And similarly, sine of theta is equal to a cross b divided by vector a into vector b. This is also the angle between two vectors. मतलब इसी से भी फाइंड कर सकते हैं, इसी से भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों हमारे पास करेक्ट है। लेकिन कीप इट इन माइंड, कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, शायद आपने भी देखे होंगे कि इसमें दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं और ऑप्शन बोथ भी नहीं लिखा होता है। तो इसी वजह से हम वो ऑप्शन करेक्ट करेंगे जो कि हम जनरली यूज करते हैं।
सो दिस इज कॉज ऑफ थीटा, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम टाइप नहीं क्यों, ये इसमें हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दिस इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिकॉज द बॉडी विल बी इन मोशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझना चाहिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन द बॉडी विल बी इन मोशन बट द मोशन मस्ट बी अ कांस्टेंट मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, व्हाटएवर इट मे बी रोटेशनल, इट मे बी ट्रांसलेशनल, राइट। सो रोटेशनल मोशन is also dynamic equilibrium, translational motion is also dynamic equilibrium. Option number C है static equilibrium. This is not a dynamic equilibrium because the body will be in the state of rest. और option number D है both A and C are correct answer. So option number C is the most appropriate and correct answer. Okay. अच्छा, question number 8 है, the torque acting on uniformly rotating electric fan is। अच्छा, पहली बात तो यह है कि इसी टेस्ट को मैं कंप्लीटली आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल में इंतहाई सिंपल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूं शॉर्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन इज। जी, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, कीप इट इन माइंड, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है ये टॉर्क फाइंड करना है, किसी यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन पर फाइंड करना है। तो याद रखिए, आपको पता है टॉर्क इज एक्चुअली एन एजेंट व्हिच ऑलवेज प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन है तो देयर मस्ट बी टॉर्क, अगर नहीं है देयर विल बी नो टॉर्क। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो कहने का मतलब ये है द बॉडी विल बी ईदर द स्पीड, द रोटेशनल स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब कहने का ये है whenever the speed of the fan is increasing there will be torque, whenever the speed of the fan is decreasing there will be torque, but when the fan is rotating at a constant speed it would mean that omega is constant, and when your omega is constant, so what you think about the angular acceleration? Angular acceleration will be equal to zero. Keep it in mind, अगर आपके पास torque angular acceleration zero है, अगर आपके पास angular acceleration zero है तो torque must be equal to zero, because why? Because this is actually the cause and this is the effect. अगर cause नहीं है तो effect कहां से होगा? समझ आ गई? In the same manner, in simple way, हम कह सकते हैं अगर किसी बॉडी इक्विलिब्रियम के स्टेट में है तो याद रखिए अल्फा मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड ए मस्ट बी इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों यहां पर जीरो होंगे, तो तब द बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आ गई? कहने का मतलब ये है ट्रांसलेशनल मोशन भी कांस्टेंट और रोटेशनल मोशन भी कांस्टेंट जब हो आपके पास तो द बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, which shows the correct relationship between the time of flight t and the maximum height h। अच्छा, ये बहुत एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल और हाइट के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करना है। मेरे ख्याल में सिंपल भी है और सिंपल नहीं भी है। कैसे? अगर आपको पता हो कि टाइम हमारे पास बराबर है 2vi sin theta divided by g, this is actually the time taken by a projectile, a projected body from the point of projection to the point of impact, right? And what is the height? Height का फार्मूला है vi square sin square theta divided by 2g। ये रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करना है, किसी भी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पर g को मल्टीप्लाई करें और g को डिवाइड करें तो आपके पास ये बनेगा ए वी आई साइन थीटा और g मल्टीप्लाई बाई जी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा g और होल स्क्वायर लिखूंगा। देखिए g यहाँ पर क्या बच गया? g बच गया और इधर आपके पास बच गया है 2 बच गया है, तो मैंने g/2 को इधर लिख लिया और ये नीचे वाला g जो है इस g के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये g स्क्वायर हो गया और इस पर तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी होल स्क्वायर। अगर इधर देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन को तो आपके पास आएगा इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय जी बाई 2, लेकिन हमारे पास ये टी की बराबर 2 नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये टी की बराबर नहीं है। टी आपके पास 2 इधर ट्रांसफर कीजिए तो आपके पास आएगा t/2 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अभी ये t/2 के बराबर हो गया, ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है t/2 के बराबर हो गया तो मेरे पास आएगा t/2 होल स्क्वायर और g/2। समझ आ गई? तो ये आपके पास आएगा h इज इक्वल टू 2 2 4, ये असल में 4 है, t स्क्वायर डिवाइड बाय 4 g/2। सो इट इज एक्चुअली
g t square divided by 8. This is the equation. This is the relationship between the time of flight and height. इसी तरह और भी बहुत सारे इक्वेशन रिलेशनशिप है टाइम के साथ, रेंज के साथ, इसको हम प्रोजेक्टाइल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज, इट इज एक्चुअली इक्वेशन दी गई है आपके पास है। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। हमारे पास इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 10 नंबर, दिस इज डिस्टेंस 10 नंबर क्वेश्चन है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ gt square या half at square. Keep it in mind, all equations of motion, first, second or third equation of motion, these are applicable only for the constant acceleration. Right? So if the body starts from rest, it means that its SI will be equal to, this term will be equal to 0. आपके पास आएगा half gt square. समझ आ गई? This is the correct equation. So आपके पास ये correct equation है और ऑप्शन नंबर A is correct. ऑप्शन नंबर B है VT है. No, VT is not the correct equation. ऑप्शन नंबर C है a स्क्वायर t डिवाइड बाई 2, a स्क्वायर यहाँ पर a पर स्क्वायर लिया गया है, a स्क्वायर नहीं है, t स्क्वायर है। सो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। इसी तरह और भी क्वेश्चन जो है होते, ज्यादातर तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार इसमें थोड़े से ट्रिक्स होते हैं, तो वी शुड रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस, 2 टाइम्स। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज, इट इज वेरी मच क्लियर, वेरी मच सिंपल। अगर आपके पास फोर्स जो है पैरेलल है बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के साथ, मैक्सिमम वर्क। अगर आपके पास एंटी पैरेलल है, दिस आल्सो मैक्सिमम वर्क, बट दिस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव वर्क। इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, जीरो वर्क। समझ आ गई? अच्छा जी, तो अभी हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको मैं साफ करता हूं, बी पेशेंट। ओके, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, ट्रिकी तो नहीं है मेरे ख्याल में। जब मैं जवान था, कहने का मतलब है 2018 में, तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए थे। अभी तो मेरे ख्याल में एक आध क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, इसके अलावा सारे जो है सिंपल है। ऑल ऑफ यू आर जीनियस। बस ये किस्मत की बात है, हालांकि मैंने भी ये क्लियर किया था, मेरे और भी बहुत सारे दोस्तों ने क्लियर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, four particles are having same momentum, which of the following having highest kinetic energy? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा है, इट हैविंग सेम मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम है p, इसका सेम है। समझ आ गई? इनकी काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। अच्छा, तो इसी तरह क्वेश्चन जब आ जाए तो हमें पता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशनशिप इसी तरह है, इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। मतलब कहने का यह है कि काइनेटिक एनर्जी और मास आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। तो याद रखिए, अगर आप ये हाईएस्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो इट मीन दैट द लाइट, इसका जो मास है सबसे कम होना चाहिए। सो उन्हीं पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी जब जिसके मास सबसे कम है। समझ आ गए? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि दिस इज द लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग ऑल दिस पार्टिकल। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी द हाईएस्ट। समझ आ गई जी? और सबसे कम कौन से पार्टिकल की होगी जी? बताइए। सो अल्फा इज द हेवीएस्ट पार्टिकल, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी जी। अच्छा, डियर कुलीग्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकंड। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, टाइम नोट कीजिए, वन सेकंड, टाइम चेक। अच्छा, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकंड, 24 मिनट। अच्छा, 24 मिनट लग गए, मतलब 2 मिनट में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन बाय 60 वाट बल्ब। पावर दिया गया है 60 वाट, राइट, और टाइम दिया गया है 2 सेकंड में। तो एनर्जी को फाइंड करना है। हमें पता है, हमें मालूम है कि जमीन गोल है, पर साबित हो गया कि जमीन गोल है। एक स्टूडेंट ने लिखा था पेपर में कि साबित करे कि जमीन गोल है, तो सवाल आया था कि साबित करे कि जमीन गोल है, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया था, मेरे जैसा स्टूडेंट था, कि चूंकि हमें मालूम है कि जमीन गोल है, पर साबित हो गया कि जमीन गोल है। अच्छा, तो एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास प्योरिटी को प्रोडक्ट है, तो पी हमारे पास है 60 मल्टीप्लाई बाय 120 जूल। दिस इज करेक्ट आंसर। सही। मैथमेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम है,
The distance between the period of a circular motion is given by question 14 है, period of a circular motion is given by क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंपल है, t इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा हमारे पास है 2 पाई f के बराबर है। टाइम पीरियड का रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो एक बार फिर मैं यही बोलूंगा कि जमीन गोल है तो आप लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय t। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीरियड ऑफ सर्कुलर बॉडी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी r। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन को फाइंड करना है, तो याद रखिए डियर्स ये डायमेंशन से दो क्वेश्चंस आ गए। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हम फाइंड कर देंगे। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप फाइंड कर सकते हैं, FD 6 पाई ईटा RV, इसी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपके पास आएगा ईटा इज इक्वल टू FD डिवाइड बाय 6 पाई और RV। ये चूंकि कांस्टेंट है, का डायमेंशन लेस है। FD इज एक्चुअली द फोर्स का डायमेंशन है, R हैविंग लेंथ का डायमीटर है, और आपके पास वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द डायमेंशन अच्छा क्वेश्चन 16 है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1, दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, नॉट मोर ट्रिकी क्वेश्चन। दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1। आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। A1 V1 is equal to A2 V2 is constant. The equation this constant is equal to, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हमारे पास A1 V1 is equal to A2 V2। ये चूंकि आपको मालूम है कि ये कांस्टेंट है, ये किसके बराबर है? ऑप्शन दी गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जी बताइए, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज कॉल्ड फ्लो रेट, जी। ऑप्शन नंबर बी है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, आप खुद बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है मास ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दिस इज एक्चुअली मास ऑफ फ्लूइड। और ऑप्शन नंबर डी है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। आप बताइए और कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। A1 V1 is equal to A2 V2, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जी। लेकिन इसके बाद आप बताइए कि ये किस में से किसके बराबर है। समझ आ गई? करेक्ट आंसर, व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट आंसर। इंतहाई सिंपल है, लेकिन इट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारे पास है, 17 नंबर है कि द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, ये एसी अल्टरनेटिंग करंट से लिया गया है। द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट लाइज बिटवीन। अच्छा जनाब, तो आपको पता है पावर फैक्टर को फाइंड करना है, तो पहली बात यह है कि व्हाट इज द पावर फैक्टर, जी। हमारे पास इक्वेशन है P is equal to VI cos of phi। कीप इट इन माइंड, द cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इधर देखिए, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। समझ आ गई? अच्छा, अगर ये पावर फैक्टर है तो इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। आपको पता है, जिस तरह हमें पता है कि इसका जो रेंज है कॉस और साइन का जो रेंज है ये -1 से लेकर 1 तक है, लेकिन दिस इज नॉट द पावर फैक्टर। कीप इट इन माइंड। हमारे पास कुछ सर्किट रेजिस्टिव सर्किट होते हैं, कुछ कैपेसिटिव सर्किट होते हैं, कुछ इंडक्टिव सर्किट है, कुछ इनकी कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। अभी याद रखिए, रेजिस्टिव सर्किट में दिस इज कॉल्ड एनर्जी, यहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव सर्किट। इसको हम एक्टिव सर्किट बोलेंगे, जहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है। These are called active circuit and they are called passive circuits. They are called passive circuit. इसका मतलब है they are energy storage devices. This is energy dissipative device. तो याद रखिए, जहां पर एनर्जी डिसिपेट होती है यहां वहीं पर पावर फैक्टर ज्यादा होगी। कहने का मतलब यह है कि पावर फैक्टर जो है दिस इज इक्वल टू 1 फॉर एक्टिव डिवाइसेस। एक्टिव डिवाइसेस जो होते हैं, एक्टिव सर्किट जो होते हैं, इनके लिए पावर फैक्टर आपके पास 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि फॉर द रेजिस्टिव सर्किट बोथ V एंड I आर इन फेज। ये इन फेज का क्या मतलब है? इन फेज का मतलब यह है देयर इज नो लीडिंग एंड लैगिंग, बोथ एट द सेम टाइम इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। अगर आप रेजिस्टिव सर्किट के ग्राफ को देखिए तो ये आपके पास वोल्टेज और करंट का इसी तरह ग्राफ होगा। This is called voltage and this is called current. At the same time, both are increasing and decreasing. That is why the angle between them is 0 degree. और जब आपके पास एंगल 0 होगा तो आप बताइए cos of 0 is equal to 1। कहने का मतलब यह है कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए आपके पास पावर फैक्टर 1 के बराबर होगा
तो इधर आप पुट कीजिए तो आपके पास आएगा P is equal to VI into 1. This is called P is equal to VI. This is called maximum power is dissipated in the resistive circuit. अगर आप इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो याद रखिए L सर्किट और C सर्किट में यहां पर पावर फैक्टर, आपको पता है पावर फैक्टर आपने सुना होगा। इंडक्टिव सर्किट के लिए आप शॉर्टकट में बताता हूं और कैपेसिटिव सर्किट के लिए मैं भी एक शॉर्टकट बताता हूं। ये चार्ट में लिखा गया है ELI एंड ICE। E का मतलब EMF, L का मतलब इंडक्टर, I का मतलब करंट। यहां पर C का मतलब है कैपेसिटर, I का मतलब करंट और E का मतलब EMF। EMF is leading in the inductive circuit by 90 degree. यहां पर आपके पास फेज एंगल है 90 डिग्री। In the capacitive circuit, current is leading by an angle of 90. Whatever is leading, यहां पर ये लीड कर रहा है, यहां पर ये लीड कर रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये फाइंड करना है, पावर फैक्टर फाइंड करना है। तो देखिए पावर फैक्टर आपके पास आएगा cos of phi d। cos of phi क्या है? cos of 90 and cos of 90 equal to 0। अच्छा, हमारे पास जो फार्मूला है P is equal to VI into cos of 90, हम ये पुट करेंगे cos of 90 is equal to 0 और P equal to 0। P equal to 0 का क्या मतलब? There is no power loss। बिल्कुल पावर लॉस 0 के बराबर है। Why? Because मैंने पहले आपको बताया कि कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट both are passive circuit and it stores energy, it is not energy dissipative devices. To keep it in mind, power factor summarize करता हूं, cos of phi is called power factor and its maximum value is 1 और its minimum value is 0। कहने का मतलब है 0 से लेकर 1 तक, this is called the value of power factor। लेकिन phi की वैल्यू जो है ये 0 से लेकर 90 डिग्री। 0 कहां पर? रेजिस्टिव, 90 कहां पर? कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट। समझ आ गया? इनको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 से लिए गए हैं। इन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इंडक्टिव सर्किट व्हेन द इंडक्टेंस L एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इंक्रीजेस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको देखिए। इंडक्टिव सर्किट व्हेन XL, इंडक्टिव सर्किट में जब आपके पास XL एंड क्वेश्चन नंबर 18, इंडक्टिव सर्किट व्हेन द इंडक्टेंस व्हेन द इंडक्टेंस L एंड XL इंक्रीजेस, जब ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो द सर्किट करंट डिक्रीजेस, इसमें जो करंट है इट डिक्रीजेस। जी, आगे क्या है? द सर्किट करंट डिक्रीजेस एंड द सर्किट पावर फैक्टर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हेन द सर्किट पावर फैक्टर को फाइंड करना है। व्हाट हैपेंस टू द पावर फैक्टर? जी, पहले भी मैंने एक दोस्त के साथ डिस्कस किया। इसके लिए जो शॉर्टकट तरीका है, आप ये नोट कीजिए, जब आपके पास इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो तो याद रखिए बोथ आर पैसिव सर्किट्स। जब इंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है या कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो इट मींस दैट इट स्टोर्स मोर एनर्जी। मोर एनर्जी का मतलब ये है पावर फैक्टर विल बी इंक्रीजिंग। याद रखिए, एक शॉर्टकट बताता हूं, पावर फैक्टर cos phi और इसकी एनर्जी डिसिपेशन की, एनर्जी स्टोरेज के दरमियान जो एनर्जी स्टोरेज, ये क्या है? ये इनवर्सली रिलेटेड है। अगर एनर्जी स्टोरेज ज्यादा है तो पावर फैक्टर क्या होगा? कम होगा। अगर एनर्जी स्टोरेज ज्यादा हो गया तो पावर फैक्टर, मैंने गलत दिया, गलत है, आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी गलत है। अगर आपके पास एनर्जी स्टोरेज जो है, एनर्जी स्टोरेज के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी स्टोरेज ज्यादा हो गया, कहने का मतलब इंडक्टर बन गया या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है cos phi भी ज्यादा हो गया, लीडिंग और लीडिंग ज्यादा हो जाएगा। समझ आ गई? तो आप ये नोट कीजिए कि cos phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी स्टोरेज, या यू कैन से cos phi इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिसिपेशन। समझ आ गई? अगर एनर्जी डिसिपेशन मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो cos phi जो है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गलत हूं मैंने? गलत। आपके पास एनर्जी स्टोरेज ज्यादा हो गया तो cos phi का मतलब ये है ये कम हो जाएगा। गलत? हाँ, पहले मैंने लिख लिया था। अच्छा, ये मैंने गलत लिख लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। कैसे मैंने गलत लिख दिया? अगर आपके पास व्हाट इज द पावर फैक्टर फॉर द
inductor, the power factor for the inductor is 0. जी समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि पावर फैक्टर और एनर्जी स्टोरेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये इसी तरह है, इसी तरह इनवर्स रिलेशनशिप। अगर एनर्जी स्टोरेज ज्यादा हो गया तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा, मतलब फुल इंडक्टर हो गया फेवर इंडक्टर, तो फेवर इंडक्टर का आपके पास ये क्या होगा, ये कम हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगा। और आप यहाँ पर अगर आप जीरो पुट कीजिए पावर फार्मूले में, यहाँ पर आप जीरो पुट कीजिए तो आपके पास इंडक्टर के लिए पावर जीरो होगा। अगर आपके पास यहाँ पर ये एनर्जी स्टोरेज कम हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, कहने का मतलब है पावर फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1 तक पहुंच जाएगा। आप इधर 1 पुट कीजिए तो आपके पास मैक्सिमम पावर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी स्टोरेज और पावर फैक्टर का आपस में रिलेशनशिप इनवर्स हो गया। दैट इज वेरी मच क्लियर। कहने का मतलब ये है कैपेसिटर का पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा, इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा, जीरो के बराबर, और रेजिस्टिव सर्किट का क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, 1 के बराबर होगा। समझ आ गई जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 इन 3 RLC circuits with the same value of L, C and varying resistors, value of R, 2R and 3R respectively, have circuit quality Q1, Q2 and Q3 respectively related by। अच्छा आपके पास RLC सर्किट है, इनकी वैल्यूज ऑफ L एंड C, वैल्यूज ऑफ L एंड C एंड R रेजिस्टर्स। इसका जो L क्वेश्चन नंबर 19 है, L और C की जो वैल्यूज है दे आर एक्चुअली सेम है, इनकी क्या है, सेम है, मतलब ये कांस्टेंट रखे गए हैं। और R की जो वैल्यू है R, 2R और 3R, मतलब 3 रेजिस्टर इनके साथ कनेक्ट किए गए। L और C जो है ये कांस्टेंट रखे गए हैं, और R के साथ पहले R के साथ कनेक्ट किया है, फिर इसके बाद 2R के साथ कनेक्ट किया है, इसके बाद 3R के साथ कनेक्ट किया है, मतलब 3 सर्किट बनाए गए हैं। समझ आ गई। अच्छा इनके क्वालिटी फैक्टर को फाइंड करना है। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर जी, क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है, क्वालिटी फैक्टर का मतलब ये है अगर किसी डिवाइस का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब ये दिस इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिव कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा और रेजिस्टिव का कम। तो क्वालिटी फैक्टर फाइंड करना है। अच्छा सुनिए इधर देखिए, यहां पर ये तो हमारे पास पैसिव डिवाइस है, जिस तरह मैंने इधर बताया, पैसिव का मतलब ये तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा क्वालिटी फैक्टर का मतलब कौन सी डिवाइस में, कौन सी कॉम्बिनेशन में आपके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ज्यादा एनर्जी स्टोर होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कम होगा, जब आपके पास रेजिस्टेंस कम हो तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो कहने का मतलब ये है यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा स्टोर होगी। अच्छा ये इसी तरह है, आपके पास है इंडक्टर है, ये आपके पास कैपेसिटर है, ये आपके पास आर है, आर ये आपके पास फर्स्ट सर्किट है, वही इंडक्टर वही कैपेसिटर और आर को ज्यादा किया गया है। दिस इज आर, दिस इज 2R, ये इसी तरह क्वेश्चन है, एंड दिस इज 3R। तो क्वालिटी फैक्टर कौन से सर्किट का ज्यादा होगा, डेफिनेटली इसमें एनर्जी स्टोरेज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2R एंड 3R, क्योंकि ये तीनों तो कांस्टेंट रखे गए हैं, यहां पर सिर्फ R को वेरी किया गया है, तो यहां पर R कम है तो एनर्जी स्टोरेज इसकी ज्यादा होगी। सो इसका जो Q1 है, Q1 इसका Q2 क्वालिटी फैक्टर, इसका Q3, Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन Q3। इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्वालिटी फैक्टर को। इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू डिस्कस सच लाइक टेस्ट, बिकॉज इन एक क्वेश्चन में हम टोटल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो टेस्ट को डिस्कस करना, संडे टेस्ट को डिस्कस करना मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स को तो पता होगा और बाद को बिल्कुल पता नहीं होगा, इसमें फ्रेश स्टूडेंट्स भी है, तो इनके लिए पहले बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा और इसके बाद आगे जाना होगा। तो इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी आज की ये काफ़ी है इनके डिस्कशन के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ अ रेजिस्टेंस इज फ्रीक्वेंसी। द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इन फ्रीक्वेंसी, जी बताइए ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। मतलब कहने का ये है कि रेजिस्टिव सर्किट जो है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सर्किट है या फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट सर्किट है, जी बताइए। याद रखिए रेजिस्टिव सर्किट जो है दिस इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। लेकिन इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट जो है दे आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। अभी इसी में लिखता हूं, इसके आगे इसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन भी है इसी पर है, सो इसी वजह से अभी मैं लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेजिस्टिव सर्किट जो है इट इज अ फ्रीक्वेंसी
इंडिपेंडेंट, ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपेसिटर बोलेगा कि तुम रेयो कछुए जमा खपल कार दे एनर्जी बाकुम डिसिपेट कोमा दा बिल्कुल दा सीधी चिदा द फ्रीक्वेंसी सर से कार नश्तर है, समझ आ गई। लेकिन याद रखिए एल और सी सर्किट दे आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। दैट इज व्हाई कैपेसिटर और इंडक्टर को हम बोलते हैं दे आर फिल्टर्स, इसको हम एज अ फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, समझ आ गई। कैसे याद रखिए एक्स इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू ये ओमेगा एल के बराबर है। ओमेगा एल का मतलब है 2 पाई एफ एल, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं सो एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीजेस, समझ आ गई। अच्छा, एंड सिमिलरली एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। कहने का मतलब ये है कि इट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं एक्स सी जो है इट विल डिक्रीजेस, सो दैट इज व्हाई इंडक्टर इज नोन एज लो पावर लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर। कहने का मतलब है अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, तो ऐसी वेव्स को वो स्टॉप करेगा और जो लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होते हैं इनको अलाउ करेगा। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। और यहां पर लो फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक करता है बिकॉज अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी कम हो, फ्रीक्वेंसी आपके पास कम हो, सो व्हाट विल हैपन, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा। अलग अलग जोर और नहीं रहेगी, इसका मतलब ये दिस इज कॉल्ड हाई पास फिल्टर, समझ आ गई। दिस इज कॉल्ड हाई पास फिल्टर, सो इट विल अलाउ हाई फ्रीक्वेंसी एंड इट विल अलाउ लो फ्रीक्वेंसी, समझ आ गई जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिस इज 20 है और क्वेश्चन नंबर 21 है द डिवाइस इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड। कौन कौन से है शाबाश, ट्रांसफार्मर है, एसी जनरेटर है, मोटर है, नन है। तो एसी जनरेटर इज डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज द कॉइल इज रोटेटिंग, मोटर जो है इट इज आल्सो डायनामिकली, और ट्रांसफार्मर इज एक्चुअली स्टैटिकली इंड्यूस्ड बिकॉज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर बोथ एट रेस्ट एंड magnetic flux is changing, that is why it is statically induced EMF. Question number next है which of the following quantities remains constant in step up transformer। step up transformer में कौन कौन सी क्वालिटीज जो है ये constant होते हैं। Question 24 है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं, करंट, वोल्टेज, हीट और पावर। तो पावर इज कांस्टेंट बिकॉज इट नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज द पावर। और सेकंड चीज भी याद रखिए फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, इट ओनली चेंजेस द वोल्टेज एंड द करंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 24, ये तो 23 था, 24 है द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज गिवन 3:1, 3:2 is called transformation ratio, transformation ratio। सो आपने क्या फाइंड करना है, VS फाइंड करना है। अगर आपके पास VP गिवन है, VP गिवन है आपके पास क्या है, VP इज 30 वोल्ट, तो VS को फाइंड करना है। यहाँ पर एक ट्रिक है, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में 9 का क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक ये है कि असल में ये क्या है, ये असल में NS डिवाइड बाय NP को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। सो आपको मालूम है, एक बार फिर मैं बोलूंगा कि हमें मालूम है कि जमीन गोल है, पर साबित हो गया कि जमीन गोल है, समझ आ गई। तो इनको फाइंड करना है डियर, तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए, NS डिवाइड बाय NP मल्टीप्लाई बाय VP इज इक्वल टू VS। तो आप इधर पुट कीजिए 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, क्या मल्टीप्लाई करना है, VP मल्टीप्लाई करना है 30, तो 90 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 45 वोल्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 नंबर है कि द ईडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन, ईडी करंट कहां पर प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर ए है a metal is kept in a varying magnetic field, ऑप्शन नंबर बी है a metal is kept in a steady magnetic field,
ऑप्शन सी है अ सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ स्टेडी फील्ड, और ऑप्शन नंबर डी है कॉइल इज प्लेस्ड थ्रू अ सर्कुलर कॉइल। एक दोस्त के साथ मैंने डिस्कशन भी किया, लेकिन ईडी करंट या ईडी करंट is actually the concept whenever there is a bulk metallic body and it is placed in a very magnetic field, then eddy current is produced. eddy का मतलब है सर्कुलेशन। सो याद रखिए, जब आपके पास बॉडी जो है बल्क होगी ना, मतलब द बॉडी इज घटा, सो इट मीन दैट देयर विल बी सर्कुलेशन। समझ आ गई? तो अगर आपके पास एक वायर को लेते हैं, एक कंडक्टर को लेते हैं, तो एक काइल को लेते हैं, तो काइल इज वेरी मच thin body, so whenever we are having a thick body, so eddy current will produce. अच्छा, एक आगे क्वेश्चन है कि हम ट्रांसफार्मर की लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन मतलब कि इसकी इनको हम इनके पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ बल्क मेटेलिक बॉडी, राइट। और इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होती है। एडी करंट इज एक्चुअली सर्कुलेटिंग करंट। तो हम क्या करते हैं, इनको हम इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है, इनका एरिया हमने क्या डिक्रीज किया। अगर आप एरिया को डिक्रीज करते हैं, एरिया को हमने डिक्रीज किया, बिल्कुल एरिया को हमने डिक्रीज किया, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो आपके पास एरिया को अगर जब आप इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया को मैंने डिक्रीज किया यार, एरिया को मैंने डिक्रीज किया, तो आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब ये है आपके पास करंट क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में इसी तरह रिलेशनशिप है। तो इसी वजह से हम किसी बल्क बॉडी को पार्ट्स में पहले डिवाइड करते हैं, और ट्रांसफार्मर की आयरन कोर के दरमियान हम क्या करते हैं, इसी तरह डिवाइड करते हैं। और मोटर को अगर आप देखिए, मोटर की वाइंडिंग को, इसकी बल्क बॉडी को हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, और इनके दरमियान जो है यहाँ पर हम इंसुलेटिंग बॉडी भी रखते हैं। आमतौर पर ये प्लास्टिक होते हैं और ये इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटर का मतलब ये क्या है, आपके पास यहाँ पर आपके पास करंट जो है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो आपके पास करंट जीरो। कहने का मतलब हम एडी करंट को खत्म करने के लिए हम इनके दरमियान एलिमिनेशन करते हैं, और इसके बाद प्लास्टिक शीट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 है, 26 है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 2 × 10⁻² वेबर एंड चेंज इन करंट इज गिवन। चेंज इन करंट भी आपके पास गिवन है, तो मेरे ख्याल में ये सिंपल क्वेश्चन है। m इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा आई, ये आपके पास फार्मूला है, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलत हो गए थे। इधर ऑप्शन है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ऑप्शन सी है एरिया ऑफ द कॉइल, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर ऑल ऑफ दीज है, ज्यादातर स्टूडेंट ने ऑल ऑफ दीज लिखा था, लेकिन यहां पर जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, दिस इज कंप्लीट। सो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे, और की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? अगर आपके पास ऑप्शन करेक्ट है तो औरों को करेक्ट करने, अब औरों को टेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द यूज ऑफ लेमिनेटेड आयरन कोर, जिस तरह मैंने आपको बताया, द यूज ऑफ लेमिनेटेड आयरन कोर लिमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट। हम लेमिनेशन करते हैं तो एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एम्पेयर्स लॉ इज कंसर्न्ड विद, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर है 30 है कि एम्पेयर्स लॉ B is equal to mu naught I divided by 2 pi R, this is concerned with। अच्छा, इससे हम किसी भी, this is actually the magnetic field produced by a current carrying wire around the conductor। लेकिन जब आप इनके दरमियान, इनकी रीजन में किसी और कंडक्टर को रखते हैं, it might exert some force, magnetic force, F is equal to BIL sin of theta। इसी तरह एक फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरी वायर पर, क्योंकि दूसरी वायर में भी आपके पास अगर करंट हो तो दोनों की फील्ड जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो आप इनकी दरमियान जो फोर्स है इनको फाइंड करने के लिए हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। सो एम्पेयर्स लॉ इज कंसर्न्ड फॉर फाइंडिंग द फोर्स इन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर बी है यूनिट मैग्नेटिक पोल को फाइंड करने के लिए, गलत है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये भी गलत है। आरएमएस वैल्यू को फाइंड करते हैं, नो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 31 है when a charged particle moves through a magnetic field it suffers a change in charge, energy, mass, direction of motion।
कीप इट इन माइंड, जब आपके पास चार्ज पार्टिकल हो, देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड क्रॉस, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड और डॉट का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड। आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है and whenever charge particle is moving, this is a charge particle, whatever it may be, electron, may be proton, so whenever it may be, it is moving, you keep it in mind, only force is exerted if is equal to q v b into sin theta। जब आपके पास एंगल क्या हो, ये जीरो के बराबर ना हो, तो इट मीन दैट देयर force is exerted upon the charge particle, and this force just changes the direction of the motion, it does not change the mass and the charge because it is a conservative field, so only direction of motion is changed। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू फ्री पैरेलल वायर्स, स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपके पास क्या है, नुमान साहब भी इधर बैठा है तो उनसे भी पूछूंगा, आपके पास दो करंट कैरिंग वायर है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, दीज आर टू करंट कैरिंग वायर which are placed parallel with each other and current is flowing in these wire in the same direction, so what do you think, attract, repel? जी बताइए, याद रखिए, they always attract each other, why, what is the reason, यहां पर अट्रैक्शन होगी, the arrows attract each other। नुमान साहब ने मुझे ये भी बताया कि अगर आपके पास इसी तरह, अगर आप, हमारे पास दो पेपर है ना, इसी तरह हमारे पास दो पेजेस हो, ये हमारे पास पेज है दूसरा, अगर इनके दरमियान में एयर को पास करूं इसी तरह, तो ये एक दूसरे के करीब आते हैं, दे आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन इट इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ, जी ये मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन है और ये असल में मैग्नेटिक फोर्स यहां पर डोमिनेट होगा। अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। सवाल ये है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर मूविंग पैरेलल, जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्जन? जी बताइए। ये आपके पास है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है जनाब, ये अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, एक इसी डायरेक्शन में दूसरा इसी डायरेक्शन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फोर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फोर्स? आपके पास दो प्रोटॉन है, जी इसी तरह आपके पास दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। सही, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर कॉल्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज कॉल्ड करंट। और जब आपके पास दो पेजेस हो, इनसे एयर पास हो जाता है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज़ ऑफ द बर्नौली। एक क्वेश्चन आया था इन नस्ट के पेपर में और ये तकरीबन 2012 या 13 की बात है कि व्हेनेवर टू बोट्स, आपके पास दो बोट है, BOAT, दो बोट्स है एंड दे आर मूविंग पैरेलल विद ईच अदर, सो व्हाट विल हैपन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन? जी ये भी बताइए, ये भी आप बताइए। दिस इज द बर्नौली एप्लीकेशन एंड दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। अच्छा जनाब, तो आपका भाई अभी आगे जा रहा है और भूख भी लग गया है, तो डिस्कशन करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड then what happens, its strength decreases, its strength increases, its strength does not change, definitely its strength decreases। हैमरिंग से और हीट करने से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है ये डिक्रीज हो जाती है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये नोट कीजिए। क्वेश्चन 36, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, इसका जो स्ट्रेंथ है ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है जनाब? ऑप्शन नंबर 1 को नोट कीजिए, ऑप्शन है कि इट द मोमेंट ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, ऑप्शन सी है द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, ऑप्शन नंबर डी है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इक्वल टू के क्यों डिवाइड बाय आर स्क्वायर। टाइम की कमी की वजह से मैं ज्यादातर चीजों को डिस्कस नहीं करता, मैं इसको छोड़ता हूँ, इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, जो नाक़िस इल्म है इसके मुताबिक इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन याद रखिए दिस इज एक्चुअली सोर्स चार्ज,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज द सोर्स प्रॉपर्टी, इसको हम सोर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। सोर्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है, ये सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर आप टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, डज नॉट डिपेंड अपॉन, इसका कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना है सिर्फ और सिर्फ के पर डिपेंड, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज पर, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। इन द सेम मैनर जी जो है जी, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द, it is also called the source property, ये भी source property, this is called electric field intensity, this is called gravitational field intensity, it is called the source property, and it only depends upon the mass of the earth, and similarly it depends upon the charge, the magnitude of charge, both source property है। डिटेल में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन 37 है, इन अ चार्ज कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की स्टेट, मैग्नेटिक एनर्जी है नो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी है नो, न्यूक्लियर नो। अच्छा क्वेश्चन 38 है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हाट हैपेंस टू इट्स कैपेसिटेंस। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 40 है कि आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इधर रखते हैं, सो व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। हमें मालूम है कि जमीन गोल है, ये C मीडियम जो है, कीप इट इन माइंड, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R टाइम्स C वैक्यूम। अगर आप किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, सो कीप इट इन माइंड इट्स कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीजेस, आया ये कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड हो, इट्स कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीजेस। अच्छा आप पर कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप इस पर सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर इसको डिस्कस करता हूं लेकिन इसलिए अभी छोड़ता हूं कि आप तो मुझसे कुछ सीनियर है कुछ जूनियर है, आप कुलीग है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, ये तो क्लियर हो गया कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन छोड़ता हूं, व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड whenever it is not connected with the battery, समझ आ गई? What happens to the electric potential? What happens to the energy stored whenever it is not connected? We are talking about no connection and it is fully charged, a fully charged capacitor, it is not connected with the source, so what happens to electric field potential and energy? शायद इसी तरह क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट टाइम, इसी तरह भी आ सकते हैं। और जब आपके पास कनेक्टेड हो, whenever it is connected, जी आप मुझे बताइए, whenever it is connected जी, so what will happen to the energy, potential and electric field intensity? आप मुझे बताइए और साथ साथ रीजन भी बताइए, मुझे तो मालूम है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे, मैंने इसको स्टडी किया है। अच्छा जी 1 घंटा हो गया, बस को कुछ क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है कौन सी चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है के क्यू बाय आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पावर के साथ रिलेटेड है। नुमान साहब यो मिनट इजाजत अल्लाह का पावर का क्वेश्चन को, हाँ ठीक ना, पावर के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं कि टू बल्ब्स आर कनेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, ईवीएपी क्वेश्चन है और ये बहुत मरतबा पेपर में भी आया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि इसी तरह क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन है 42 नंबर, ये है कि टू बल्ब्स मार्क्ड 200 वाट, एक बल्ब के ऊपर लिखा गया है 200 वाट और 250 वोल्ट, और दूसरा बल्ब जो है इसके ऊपर लिखा गया है 100 वाट और 250 वोल्ट। कहने का मतलब ये बोथ आर ऑपरेटिंग एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एक है 200 वाट दूसरा है 100 वाट। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, आर आप 200 को फाइंड करना है एंड आर आप 100 को फाइंड करना है और इनका रेशियो भी फाइंड करना है। अगर आप इन दोनों को फाइंड कीजिए, इनका रेशियो भी फाइंड करना है, तो किसी भी आपके पास जो रेजिस्टर हो इसके लिए आपके पास है P इक्वल टू VI, हमारे पास पावर का पेरेंटल फार्मूला है, और P इक्वल टू V²/R से हम रेजिस्टेंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। R इक्वल टू V²/P, इसी फार्मूले को आप इस्तेमाल करिए तो याद रखिए आपके पास आप इनके रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा दूसरी बात यह है, और सो व्हाट विल बी द कंज्यूम्ड पावर इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहली बात तो यह है कि रेजिस्टेंस को फाइंड करना है,
रेजिस्टेंस जो है पावर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका पावर ज़्यादा होगा, इनका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर आप मैं डायरेक्टली बताऊं तो आपके पास क्या होगा, 1:2, दिस इज द पावर डिसिपेशन। लेकिन इन दोनों को अगर मैं इसी तरह इन दोनों बल्ब को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं, दिस इज 200, दिस इज 100 वाट, सीरीज में मैंने सेम पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ कनेक्ट किया, व्हाट यू थिंक अबाउट द इक्विवेलेंट पावर? इक्विवेलेंट पावर क्या होगा? अच्छा जी, दो फार्मूले नोट कीजिए। व्हेनेवर दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल सीरीज, जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब आपके पास पावर क्या होगा, 1/P1 + 1/P2। मतलब आप सीरीज में इसी तरह लेंगे, सीरीज में इक्विवेलेंट पावर विल बी लेस देन द लीस्ट वन इन द डेटा, इट विल डिक्रीज, कहने का मतलब ये है। सो आपके पास आएगा 1/P1 1/200 + 1/100, राइट। इससे आपके पास आएगा 67 वाट 67। व्हेनेवर दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो कीप इट इन माइंड, ऑल इन पैरेलल जो है, पैरेलल में आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जितनी भी हो आपके पास, 200 + 200 = 300 इन द पैरेलल। अगर आपके पास n इक्वल रेजिस्टर हो, n इक्वल रेजिस्टर हो, मतलब P1 = P2 = P3, तो आपके पास पैरेलल में पावर आएगा NP आएगा, NP n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और सीरीज में आपके पास आएगा, सीरीज में आपके पास आएगा P/n। रेशो क्या आएगा, रेशो आपके पास आएगा P पैरेलल / P सीरीज = n² रेशो 1, या अगर आप इनको उल्टा कीजिए आपके पास आएगा 1:n²। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको नोट कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल रेजिस्टर्स कौन कौन से हैं? तो वायर वोन वेरिएबल रेजिस्टर्स आर कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज इनवर्सली विद द एरिया क्रॉस सेक्शन। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये गलत है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट क्वेश्चन है कि इफ ईएमएफ, इसी पेपर में लास्ट क्वेश्चन है, 50 और भी रह गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। इफ द अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, अगर आप सोर्स को, इधर आपके पास क्या है, एक लाइट है, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अगर आप इसको इंटरचेंज करें, इंटरचेंज का मतलब ये है, इसको मैंने इसी तरह कनेक्ट किया, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सो व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल, यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल है, क्या इनमें फर्क होगा? नो, देयर शुड बी नो डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट, अभी जो क्वेश्चन रह गए हैं, 50 क्वेश्चन रह गए हैं, ये टोटल 100 क्वेश्चन है, इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ इसी पेपर को आपके साथ शेयर भी करूंगा। इसमें शायद मुझसे गलतियां होगी, तो इनके लिए मैं एडवांस में सॉरी। और कहने का मतलब ये है कि मैं असल में अपने इल्म को, अपने इल्म की तस्हीह के लिए और अपनी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए ये सर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा हो जाए। और ये एक प्लेटफॉर्म होगा, इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमारे पास लेक्चर्स है, प्रोफेसर है, सीनियर है, आपसे हम कुछ याद करेंगे और कुछ हमसे याद करेंगे। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।